जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा ही था, जहां हमने बात की थी चैप्टर नंबर 1 साइंस क्लास 8th के बारे में, तो हमने वहां पे आपके साथ स्टार्टिंग की थी चैप्टर की, उसके बारे में हमने सीखा था। उसमें हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के स्टेप्स सीखे थे। तो वहाँ पे हमने आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के 3 स्टेप्स को ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, और आज हम जो रिमेनिंग 4 स्टेप्स हैं उसके उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार आपकी मेमोरी को रिकॉल करने के लिए हम आपको वापस से बता देते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या क्या थी। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की लिस्ट जो थी वो ये थी। नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, नंबर 2 sowing, number 3 adding manure and fertilizers, number 4 irrigation, number 5 protecting from weeds, number 6 harvesting and number 8 storage। तो अब आप जैसा कि देख सकते हैं, हमने आपको स्टार्टिंग के जो 3 थे स्टेप्स वो हमें आपको एक्सप्लेन किए गए थे। अब हम रिमेनिंग 4 जो स्टेप्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं वो स्टेप्स क्या हैं। सो फर्स्ट इज इरिगेशन। All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by plant roots. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. Plants contain nearly 90% of water. Water is essential because germination of seeds do not take place under the dry conditions. Nutrients dissolve in water which are transported to each part of the plant. Water also protects the crop from both frost and hot air currents. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. जीने के लिए पानी कितना ज़रूरी है, चाहे वो लिविंग बीइंग्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी हो, उन सभी के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वाटर से प्रॉपर ग्रोथ मिलती है, प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। वाटर जो है प्लांट्स की रूट में एब्जॉर्ब हो जाता है और वहाँ से वो परफेक्टली हर प्लांट के पार्ट के अंदर ईजीली पहुँचता है। अब फर्टिलाइजर्स, मिनरल्स, इन सब को ऐड ऑन करने के लिए भी वाटर नेसेसरी होता है। एक प्लांट नियरली देखा जाए तो प्लांट 90% वाटर को कंटेन करता है। वाटर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का प्रोसेस होता है तब वो ड्राई कंडीशन में नहीं हो सकता है। तो जब तक हम वाटर नहीं देंगे उस सीड की ग्रोथ नहीं होगी। तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सारे वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं और फिर वो जाकर हर प्लांट के पार्ट में इजीली ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो वाटर क्या करता है? वाटर ग्रोथ में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है। उसके अलावा वो फ्रॉस्ट और हॉट एयर करंट से भी क्रॉप को बचाने में, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। आफ्टर दैट मॉइस्चर जो होता है उसको भी लॉक करके रखता है, सॉइल के मॉइस्चर को। ठीक है, तो वाटर करना प्लांट्स को रेगुलरली फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज़ नोन एज इरीगेशन। जो ये पानी की सप्लाई है जो क्रॉप्स में दी जा रही है, एक रेगुलर टाइम पीरियड के हिसाब से, एक रेगुलर बेसिस के हिसाब से जो पानी की सप्लाई दी जा रही है, उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। अब ये ज़रूर हो सकता है कि जो भी टाइम पीरियड है, जो भी फ्रीक्वेंसी है पानी देने की, इरिगेशन की, वो क्रॉप टू क्रॉप वेरी कर सकती है, सॉइल टू सॉइल वेरी कर सकती है, सीजन टू सीजन डिफरेंट हो सकती है। इन समर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज़ हायर एज कम्पेयर टू विंटर। ऑब्वियस ही बात है, समर्स में पानी ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ता है प्लांट्स को, लेकिन एज़ कम्पेयर टू विंटर और एज़ कम्पेयर टू रेनी सीजन ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ही वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। आगे देखिए, सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर वेल्स, ट्यूब वेल्स, ponds, lakes, river, dams and canals। अब जो क्रॉप्स को पानी दिया जाता है वो पानी उनको किस वे में दिया जा रहा है, किस सोर्स से दिया जा रहा है? तो वो सोर्स होता है कि वेल्स के थ्रू दे रहे हैं, ट्यूब वेल्स के थ्रू, कोई पॉन्ड है आसपास, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, डैम्स हैं, कैनल्स हैं। तो इन सब प्रोसेस की, इन सब सोर्सेज की वजह से उनको प्रॉपरली क्या किया जाता है, वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। So the next is traditional methods of irrigation. The water available in wells, lake and canals is lifted up by different methods in different region for taking it to the fields. Cattle or human labor is used in these methods. So these methods are cheaper but less efficient, and the various traditional ways are moth, pulley system, chain pump, dekli,
राहत, लिवर सिस्टम। तो ये कुछ सिस्टम्स हैं, ये कुछ ट्रेडिशनल वेज हैं जिनकी हेल्प से पानी को ट्रांसफ़र किया जाता था फील्ड्स तक, ठीक है। आफ्टर दैट पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। जो हैंड पम्प्स होते थे वो बहुत कॉमन होते थे पानी को लिफ्ट करने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दीज पम्प्स। और इन पम्प्स को रन करने के लिए, चलाने के लिए इन सब चीज़ों की हेल्प ली जाती थी। अब देखो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अब तक तो हमने बात की थी ट्रेडिशन मेथड की, अब हम बात कर रहे हैं अभी की, एट प्रेजेंट मॉडर्न मेथड्स क्या हैं। तो वो देखो, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन help us to use water economically. The main methods are, number 1 is sprinkler system, number 2 is ड्रिप सिस्टम। अब ये दो सिस्टम है, अब हम इन्हें ब्रीफली पढ़ते हैं एक्चुअली ये सिस्टम क्या है और किस तरीके से ये वर्क करते हैं। सो द स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल. The perpendicular pipes having rotating nozzles on the top joined to the main pipeline at regular intervals, where water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump. It escapes the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as it like a rain. Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. स्प्रिंकल सिस्टम में होता क्या है, बहुत सारे फील्ड के अंदर बहुत सारे परपेंडिकुलर पाइप्स जो हैं वो लगा दिए जाते हैं, वो भी रोटेटिंग नोजल्स होती है जिनकी टॉप पे वो। अब उन सब पाइप्स को किससे, एक मेन पाइपलाइन से, एक मेन पाइप से क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। तो वहाँ मेन पाइप से जो वाटर जाता है वो सीधा उन नोजल्स में जाता है और वहाँ से वो रोटेट होता रहता है और पानी का फ्लो वहाँ से बाहर आता है। और वो किस फॉर्म में आता है, एक स्प्रिंकलिंग फॉर्म में आता है। तो ऐसे लगता है जैसे कि बारिश हो रही है, तो इट्स लाइक अ रेनिंग, ठीक है। अब ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है ये मेनली लॉन्स के लिए, गार्डन्स के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए और बहुत सी अदर क्रॉप्स के वहाँ पर फील्ड में काम लिया जाता है। सो द नेक्स्ट सिस्टम इज़ drip system. In this system, the water fall drop by drop directly near the roots, so it is called the drip system. It is the best technique for watering fruit, plants, garden and trees. Water is not wasted at all. It is a boon in the region where availability of water is very poor. अब ड्रिप सिस्टम में कुछ इस तरीके से पाइपलाइंस को फिट किया जाता है। तो क्या होता है, इसमें जो ड्रॉप्स गिरती हैं पानी की, जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं वो डायरेक्टली रूट्स के वहीं गिरती है, यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरती है, इसलिए इसको ड्रिपिंग सिस्टम बोला जाता है। ये जो टेक्निक है ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है और इसको फ्रूट्स, प्लांट्स, ट्रीज़ इन सब में हेल्प लिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यही प्लस पॉइंट यही है कि ये इसमें वाटर वेस्ट नहीं होता है। और जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, जहाँ लैक ऑफ वाटर फैसिलिटी है, वहाँ पर ये जो सिस्टम है बहुत बेस्ट टेक्निक मानी जाती है। सो द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब कैसे प्रोटेक्ट किया जाए फील्ड को, तो देखो किस तरीके से कर सकते हैं। In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are known as weeds. The removal of weeds is called weeding. Removal of weeds is called weeding. Weeding is necessary since weeds competes with the crop plants for water, nutrients, space and light. They affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and though human beings. अब फील्ड के अंदर कुछ ऐसे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, नेचुरली ग्रो होते हैं, जिन्हें हम ग्रो नहीं करते हैं। तो ऐसे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को हम कहते हैं वीड्स, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। अब रिमूवल ऑफ वीड इज़ नोन एज वीडिंग। अब इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, वीडिंग। अब कुछ ऐसे भी वीड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, वो एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए, दोनों के लिए ही वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। तो इसीलिए उन्हें क्रॉप से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब जो बेस्ट टाइम होता है ना रिमूवल ऑफ वीड्स का, वो होता है कि उस कब से पहले, जब उनमें फ्लावर या सीड्स आने लग जाएं, उससे पहले ही उनको रिमूव कर देना चाहिए। तो ये उसका बेस्ट टाइम माना जाता है। अब उसके लिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ टूल्स की यूज़ ले सकते हो आप, एग्रीकल्चर टूल्स की।
The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of khurpi, a seed drill. It is used to uproot the weeds. अब ये कुछ एग्रीकल्चरल टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उन्हें ईजिली रूट से ही वीड्स को हटा सकते हैं. अब वीड्स आर कंट्रोल्ड यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड weedicides like 2,4-D. These are sprayed in the field. These are sprayed out in the fields to kill the weeds. They do not damage the crops. The weedicides diluted with water to an extent required and sprayed in the fields with a sprayer. Now you can see that spraying of weedicides may be affect the health of farmers. They should use chemical very carefully. They should cover their face, their nose, their mouth with a piece of a cloth during spraying of these chemicals. अब जो ये weedicides होते हैं, इनको मारने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए या इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स बनाए गए हैं, जैसे कि वीडीसाइड्स. ठीक है. अब जो ये वीडीसाइड्स हैं, इसको वाटर के अंदर डाइल्यूट करके यानी उसके साथ मिक्स करके एक कंटेनर में स्टोर करके इसको पूरे फील्ड में स्प्रे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रेयर. एंड आफ्टर दैट जो ये वीडीसाइड है यानी कि जो ये केमिकल है, ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, लेकिन ये प्लांट्स के लिए हार्मफुल नहीं होता है. तो ये कॉमन डिफरेंस है. आफ्टर दैट जब भी ये स्प्रे किया जाता है फील्ड्स में, तो जो फार्मर है वो अपनी हेल्थ को अफेक्ट होने से कैसे बचा सकते हैं. जब ये स्प्रे करने जा रहे हैं तो आप अपने नोज़, माउथ, अपने फेस को पूरी तरह से कवर करके जाएं और आफ्टर दैट दे शुड स्प्रे इन देयर फील्ड्स. सो द नेक्स्ट स्टेप इज हार्वेस्टिंग. Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is a mature, which is known as harvesting. अब क्या होता है, क्रॉप को हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये. अब जब हम कटिंग करते हैं क्रॉप की, कब करते हैं, जब वो पूरी तरीके से मेच्योर हो जाते हैं. When the plant is fully matured, after that cutting of crop is being done. और उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग. अब देखो, इन हार्वेस्टिंग crops are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. Harvesting in our country is done manually by sickle or a machine called harvester. Now, harvester crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. This process is known as threshing. This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a harvester as well as a thresher. अब आप देखो, हार्वेस्टिंग करने के लिए ज़्यादातर हमारी कंट्री में सिकल की हेल्प ली जाती है या किसी मशीन की हेल्प ली जाती है, जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं. अब जब भी हमें हार्वेस्ट करनी होती है किसी क्रॉप को, तो हम जब सीड्स को अलग कर रहे होते हैं शैफ से, तो हम क्या करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं. तो उस जब हम सीड्स को सेपरेट करते हैं शैफ से, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग. अब क्या होता है, व्हेन इट इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन, जब ये मशीन की हेल्प से किया जाता है तो इसे हम कहते हैं कंबाइन. कंबाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हार्वेस्टर भी होता है और इसमें थ्रेशर भी होता है. तो इसमें कटाई भी होती है और उसके साथ साथ इसके अंदर सेपरेशन का काम भी होता है जो थ्रेशर करता है, इसलिए इसे कंबाइन बोला जाता है. After that, farmers with small holdings of land do the separation of grains and chaff by winnowing. अब बड़े एरिया में तो हम कंबाइन की हेल्प से कर लेते हैं, बट अगर छोटे एरिया में कर रहे हैं, छोटे लैंड में काम कर रहे हैं फार्मर्स, तो वहाँ वो किसकी हेल्प से इनको सेपरेट करते हैं, विनोइंग की हेल्प से, जो आपने आपकी पुरानी क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा कि विनोइंग क्या होती है. विनोइंग एक टाइप की मशीन होती है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. And the last most topic is storage. Storage of product or the produce is an important task. If a harvested grain kept for a longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. अब आप सभी जानते हो कि जब भी किसी चीज़ को हमें स्टोर करना होता है, तो स्टोर करते टाइम हमें ये ध्यान में रखना होता है, जब हम उसे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से सेफ़ होना चाहिए. मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इंसेक्ट्स, रैट्स सबसे बचा के और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बचा के उसे रखना होता है.
आफ्टर दैट हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, और जो हार्वेस्ट हुए हुए ग्रेन्स होते हैं ना उनमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो इसीलिए इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक बाय ऑर्गेनिजम्स मेकिंग देम अनफिट फॉर द यूज़ और फॉर जर्मिनेशन। अब जब भी हम किसी फ्रेशली ग्रेन्स को हार्वेस्ट करते हैं तो उन्हें हम सबसे पहले सुखाते हैं, उसके बाद ही उन्हें स्टोर करते हैं, क्योंकि अगर हम उसे नहीं सुखाएंगे तो उसके अंदर काफ़ी हद तक मॉइस्चर होता है और उस मॉइस्चर की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी उस पर अफेक्ट कर देंगे और पूरी जो ग्रेन है या पूरा जो हमारा प्रोड्यूस किया हुआ फार्म है उसको क्या कर देंगे, वो पूरी तरीके से स्पॉइल कर देंगे। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है दैट यू शुड ड्राई, then only you can store it out. This prevents the attack of insect, pest, bacteria and fungi. अब इससे क्या होता है, इन सब चीज़ों से ये क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट कर लेता है। क्यों? इसलिए हमें उसे सन में ड्राई करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो मॉइस्चर है वो बहुत हद तक, क्या मॉइस्चर लेवल जो है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो सके। Farmers store grains in jute bags or metallic bins. Now, large-scale storage of grain is done in silos or granaries to protect them from pests like rats and insects. अब farmers क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका बहुत क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट पे स्टॉक होता है, तो उसे वो कैसे स्टोर करते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं उनको वो हमेशा जूट बैग में या फिर कुछ मेटालिक बिन्स के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। आफ्टर दैट वो इसलिए स्टोर करते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके उनको किस तरह की चीज़ों से, रैट से, इंसेक्ट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन सब से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब हम ग्रेन को, कोई भी फूड ग्रेन है उसको हम अगर घर में स्टोर करते हैं तो घर में स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं, ड्राइड नीम लीव्स यूज़ लेते हैं, नीम की पत्तियाँ यूज़ लेते हैं। उनको हम क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स में स्टोर करके रख देते हैं ताकि वहाँ पर अटैक ना हो सके किसी भी तरीके के इंसेक्ट्स, पेस्टिसाइड्स, रैट्स का, ठीक है। आफ्टर दैट स्टोरिंग फॉर लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स शुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बात आती है जो बड़े एरिया पे बड़े क्वांटिटी के साथ करना हो, जैसे कि गोडाउन्स है, तो वहाँ पर क्या काम में लेते हैं, वहाँ पर हम केमिकल ट्रीटमेंट को काम में लेते हैं ताकि हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। So this is all for today's video. I hope you enjoy the video, and if you have any queries regarding this topic then please comment down below in the given section, and don't forget to like, share, comment and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.